चैप्टर नंबर 10 इशू ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी वाली बुक के अंदर जो सेकंड बुक टोटल 3 चैप्टर है उसके अंदर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर नंबर 9 और टर्म 1 में आ चुका है। चैप्टर नंबर 10 इशू ऑफ डिवेंचर्स जो आज स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो कि डिलीट हो गए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में पहले 11 टॉपिक्स होते थे, तो डेटा करके 7 करे, फिर 5 करे, फिर लास्ट ईयर 3 करे और अब 0 कर दिया। चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या था कि जो हम लोन लेते हैं डिवेंचर के फॉर्म में वो रीपे जब करते हैं तो क्या काउंटिंग होती है। रिडम्पशन मतलब रीपे करना डिवेंचर वाले लोन। ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे आप सेकेंड ईयर के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। इस 12th क्लास में नहीं है, आपके सिर्फ एक ही चैप्टर है कंपनी बुक के से टर्म 2 में इशू ऑफ डिवेंचर्स। इकलौते चैप्टर की 8 नंबर की वेटेज है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही चैप्टर है एनपीओ, वो अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का, उसकी हाईएस्ट वेटेज। इस चैप्टर की सेकंड हाईएस्ट वेटेज। इसके बाद कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है इसके अकेले चैप्टर की 8 मार्क्स से उससे ज्यादा की वेटेज, 6 तक है मैक्सिमम, तो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इस चैप्टर से कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं आता। जैसे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में देखा था फॉर फीचर रेशियो वाला बड़ी सी केस स्टडी होती है, एक क्वेश्चन के अंदर 10-15 एंट्री आ जाती हैं फॉर फीचर रेशियो भी। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम 4 नंबर। तो एग्जाम में जो आएंगे वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 4। छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। छोटे क्वेश्चन जनरली इजी होता है, मार्क्स स्कोर करना आसान रहता है, और नहीं आता अगर एग्जाम में तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होता। काफ़ी हद तक चैप्टर ये शेयर्स वाले से रिलेटेड है। जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर शेयर्स अलॉट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा आता है और फिर डिवेंचर्स अलॉट करते हैं। डिवेंचर्स सर चीज़ क्या है? डिवेंचर्स हम लोन ले रहे हैं पब्लिक से। देखिए बैंकिंग काम क्या करती है? बैंक इंडिया में काम नहीं करता, किसी कंट्री में काम नहीं करता है कि जिसको पैसों की नीड नहीं होती, मेनली सर्विस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो सर्विस कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं, सैलरी जितनी मिली उससे वो सेव कर सकते हैं बस। तो वो सेविंग अपना बैंक में करते हैं एफडी के फॉर्म में, और बैंक वाले उसी पैसे को बिजनेसमैन को देते हैं लोन की फॉर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट पर, और बीच में अपना इंटरेस्ट की अर्निंग करते हैं। ये प्योर बैंकिंग है। तो बैंक बेटर है कंट्री के लिए, क्योंकि जनरली जब बैंकिंग ज़्यादा अवेयर नहीं थे लोग तो अपने पास ही पैसा रखते थे एक्स्ट्रा पैसा। मान लीजिए जॉब है, 50,000 रुपये सैलरी है, 30,000 खर्च है, 20,000 बच गया तो अपने पास रखते तो कैश इकट्ठा करते रहते थे। वो बढ़ेगा नहीं ना पैसा, घर में रखे हुए बैंक में जमा करेंगे तो बढ़ेगा। या फिर वो अनऑथराइज तरीके से किसी को इंटरेस्ट पर देते थे, कमेटियाँ बढ़ते थे, लेकिन पैसा मर जाता है, लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, कमेटियाँ फेल हो जाती हैं तो पैसा डूब जाता है। तो अनसेफ जोन है। अब अवेयरनेस फैल रही है बैंकिंग की तो अब सेफ जोन में जा रहे हैं कि सर थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलेगा लेकिन सेफ रहेगा, पैसा मरने के चांस नहीं है। तो ये बैंकिंग काम हो गया जी। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रही है पब्लिक को। डिबेंचर्स के इशू निकलते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सारे पढ़ेंगे। बेसिकली कंपनी क्या कहती है पब्लिक से कि आप एफडी करने की बजाय हमें पैसा दो इंटरेस्ट पर और हम आपको इंटरेस्ट देंगे। पब्लिक से ऐसे नहीं मांग सकते कि आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो आप दो, कि आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं तो आप दो। अभी जैसे शेयर में किया था कि छोटे छोटे टुकड़े बना लिए थे हमने, क्या अभी ये करने वाले हैं। एक कंपनी को मान लीजिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसने 100 रुपए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा हो गया जी 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो बड़ा बेसिक अमाउंट रखा हुआ है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और मेरे पास 100 रुपए है तो मैं एक डिबेंचर खरीद लूंगा। सपोज इंटरेस्ट रेट 10% है तो मुझे हर साल 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और आफ्टर द टर्म 5 साल या 10 साल जितने की भी टर्म्स है उसके बाद मुझे मेरे 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। इंटरेस्ट में मंथली लेना चाहूँ, क्वार्टर लेना चाहूँ, एनुअल लेना चाहूँ, वो टर्म्स कंडीशन पे डिपेंड है। कंपनी वाले सारे ऑप्शन देते हैं कि आपको इंटरेस्ट मंथली चाहिए कि क्वार्टरली चाहिए कि सेमी एनुअली चाहिए कि एनुअली चाहिए, या फिर रिडम्पशन के टाइम पर चाहिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एफडी के फॉर्म में चाह रहा हूँ कि मैं आज 1 लाख रुपए जमा कर लूँ और 10 साल के बाद मुझे 2 लाख रुपए बन करके मिल जाए, मुझे मंथली इंटरेस्ट नहीं चाहिए। इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी ने ऑप्शंस क्या रखे होंगे, टर्म्स क्या रखी हुई डिबेंचर की। तो डिबेंचर क्या है सर? कंपनी लोन ले रही है पब्लिक से और छोटे छोटे टुकड़ों में लोन ले रही है, तो जिसके पास जितने पैसा है उतना पैसा दे पाएगा। अब इस कंपनी को 100 करोड़ रुपए चाहिए
तो उसने 1 करोड़ डिबेंचर इशू करे हैं और एक डिबेंचर 100 रुपए का। अब जब इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो ब्रोकर को बोलेंगे कि अपने जितने भी जिनके डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं, जो शेयर से डील कर रहे हैं, उनको बताइए कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वो हमारे डिबेंचर सब्सक्राइब करें, खरीदें। तो हमारे पास ईमेल करेंगे ब्रोकर हमारे, इस कंपनी का डिबेंचर आया हुआ है, इसका खरीदिए। हम अगर खरीद लेते हैं तो उन्हें कमीशन मिलेगा जो ब्रोकर है बिकवा रहे हैं, और हम लोग पैसा लगाएंगे। इसमें भी शेयर्स की तरह सर कि लोग पहले अप्लाई करेंगे कि मुझे डिबेंचर चाहिए, कंपनी वाले देखेंगे एप्लीकेशन कितनी आई, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो रिजेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो कुछ सेम प्रोसेस शेयर्स में होता था। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, पहले एंट्री होगी, अपनी का पैसा आने में शेयर्स में, शेयर्स में एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और जब हम शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, मतलब शेयर्स अलॉट करते थे, वो एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बस शेयर की जगह डिबेंचर बढ़ा जाना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर कैपिटल तो होते हैं क्योंकि लोन फंड है, बोरोड फंड, और आपने यूनिवर्सिटी में भी सोर्स ऑफ फंड में एक होता है बोरोड फंड जो कर्जा लिया हुआ, और एक ओन फंड जो खुद का पैसा। तो कैपिटल तो ओन फंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस जो बोरोड फंड है तो ये वर्ड हट ही जाएगा। चैनल बड़ी सर जब लोग अप्लाई करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो हम कंपनी का अकाउंटेंट है, हमें पैसा मिल रहा है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी इसको डिबेंचर नहीं बोल रहे, अभी इसको लायबिलिटी नहीं बोल रहे, अभी बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खुलवाएंगे एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से, और जितना भी पैसा आया हुआ है वो सारा पैसा उस एप्लीकेशन अकाउंट में जमा होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लायबिलिटी से क्रेडिट हो रहा है। जब हमारे पास सारी एप्लीकेशन आ गई हैं, सारा सब कुछ हो गया है, सारी लीगल प्रोसीजर्स फॉलो हो गए, हमने फाइनल कर लिया है कि अब हम डिबेंचर्स लोगों को अलॉट करने वाले हैं, तभी हम सारा एप्लीकेशन का पैसा अकाउंट से ट्रांसफर करके डिबेंचर को लायबिलिटी में डाल देंगे। ये डिबेंचर अलॉट करने की एंट्री है, जो फिर ऐसे बोलो डिबेंचर इशू करने की एंट्री है। फिर वही बात, फर्स्ट एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या करी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर ऑन क्रेडिट। इन दोनों एंट्री को मर्ज करो, बताओ क्या एंट्री बनी, बैंक डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ, अल्टीमेटली तो खत्म ही हो गया ये, तो कंबाइंड एंट्री बनी। लेकिन कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते, कंबाइंड करने के लिए दो रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या, दोनों ट्रांजैक्शन की डेट सीमो और दोनों ट्रांजैक्शन का नेचर सीमो। इन दोनों ट्रांजैक्शन की डेट भी अलग है और नेचर भी अलग है। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री है और ये डिबेंचर इशू करने की नेचर अलग है, डेट भी अलग है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाली एंट्री 50 बार करेंगे, यस सर। एप्लीकेशन आ जाए आज एंट्री, अगले दिन कराए फिर एंट्री करेंगे, और ये एंट्री की बात करेंगे, ठीक है। इसलिए कंबाइंड नहीं कर सकते, दो पार्ट नहीं करते। अल्टीमेट हमारे माइंड में इंपैक्ट पड़ना चाहिए कि अल्टीमेटली ये एंट्री हुई, मतलब अगर मैं बैलेंस शीट में बात करूं तो बैलेंस शीट में सर मेरी बैंक नाम की एसेट बढ़ेगी और डिबेंचर नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी, वो इंपैक्ट पड़ना। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बढ़ेगी, डिबेंचर। हेडिंग सब हेडिंग याद है सबको, बैंक की बताओ हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग करंट एसेट, सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था मैंने बुक 3 में। इस चैप्टर में भी है उसका, इस चैप्टर में भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मांगा जाता है। ये एंट्री करने के बाद एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ कि अल्टीमेट इंपैक्ट बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाए, थोड़ा सा रेलेवेंस वहां का भी आएगा। डिबेंचर्स की बताइए हेडिंग से हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो पहली सब हेडिंग थी। थर्ड वाली हमारी जो हेडिंग थी नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर पहली सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर आता है डिबेंचर वाला अमाउंट। क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट वाले चैप्टर में, तो वो रिवाइज करेंगे इसको। क्लियर हुई बात? यस सर। इसमें है चैप्टर में वो बैलेंस, हां जी बैलेंस शीट है चैप्टर के अंदर। ए लिमिटेड इश्यूज 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹50 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं। एक डिबेंचर की जो वैल्यू है वो 50 रुपए रखी हुई है इस कंपनी ने। कंपनी की मर्जी है सर 50 रुपए रखे, 5 रुपए रखे, 5,000 रुपए रखे, वो कंपनी की मर्जी है। बेसिकली होता क्या है कि कंपनी
बड़े इन्वेस्टर पे अगर फोकस कर रही है तो फेस वैल्यू ज्यादा रखती है, छोटे इन्वेस्टर नहीं चाहिए उसको ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे पास डिवेंचर लेने वाले 1000 लोग, उसे चाहिए कि कम लोग हो मेरे बड़े डिवेंचर लेने वाले, नंबर ऑफ अकाउंट्स कम हैंडल करने पड़े, तो ऐसे केस में वो लोग फेस वैल्यू बड़ी रखते हैं। अगर उन्हें चाहिए कि भाई हमारे शेयर सब्सक्राइब ही ना हो पाए, डिवेंचर लोग ले ही ना, ऐसे केस में लोग कम फेस वैल्यू रखते हैं ताकि एक जो कम बजट वाला पर्सन है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, वो भी अफोर्ड कर पाए। तो बताया मैंने शेयर स्प्लिट होते हैं कि 5000 का शेयर बढ़ करके 5000 रुपए का हो गया, उसको स्प्लिट करके 5 शेयर बनाते हैं, 1000 रुपए के 5 शेयर, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भाई स्मॉल इन्वेस्टर भी हमारी कंपनी का शेयर खरीदे। जो नहीं चाहते, जैसे एमआरएफ कंपनी है, वो नहीं चाहते कि भाई हमारे पास स्मॉल इन्वेस्टर रहे, बड़े इन्वेस्टर ही चाहता है उसका एक ही शेयर 90000 रुपए का, तो स्मॉल इन्वेस्टर उसके अंदर जाएगा नहीं, तो बड़े इन्वेस्टर ही नहीं, तो वो चाहता है कि मेरे पास कम इन्वेस्टर्स हों लेकिन जो अच्छे बजट वाले हैं वही। क्या ये कॉन्सेप्ट लॉजिक वाली बात थी। अब आते हैं वापस 50 का फेस वैल्यू में, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी हमेशा कि डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 50 रुपए है, 5 रुपए है, 500 रुपए है। प्रिजम्पशन 100, प्रिजम्पशन आती है प्रैक्टिकल लाइफ से। इन जनरल डिवेंचर जो है 100 रुपए का इशू होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और इक्विटी शेयर 10 रुपए का जनरली, इसलिए इक्विटी शेयर के केस में फेस वैल्यू हमने पढ़ी थी प्रिजम्पशन 10 रुपए है, और डिवेंचर के केस में पढ़ना है प्रिजम्पशन 100 रुपए। सारी बातें आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है। क्वेश्चन नोट करें, आंसर करें। हाँ जी, दोनों में से बेनिफिशियल कौन है, शेयर से डिवेंचर? इन्वेस्टर हो आपकी कंपनी के अकाउंटेंट, उस पॉइंट से बताऊंगा। आप बताइए कि आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं। अब आपका नेचर कैसा है, रिस्क लवर या रिस्क हेटर? 3 टर्म्स होते हैं, रिस्क लवर, रिस्क हेटर, रिस्क अवर्स। मतलब जो न्यूट्रल रहता है रिस्क में, और जो रिस्क हिटर है जो मतलब रिस्क से बहुत डरता है, रिस्क नहीं लेना, और एक रिस्क लवर कि मुझे टेंशन नहीं, रिस्क मुझे प्रॉफिट अच्छा है। तो आप रिस्क लवर हैं तो आप शेयर लें, उसमें आपको डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, लेकिन पैसा डूब भी सकता है शेयर के केस में। और आप डिवेंचर लेते हैं तो आप रिस्क हिटर हैं, तब आप डिवेंचर ले रहे हैं, आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर खरीदे हैं तो 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपको डिविडेंड 8,000 इंटरेस्ट मिलेगा, इस चीज की आपको श्योरिटी है, और पैसा मरने के चांस बहुत कम है। और फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आप ऐसी जगह पैसा लगा दो जो बहुत रिस्की है तो आप शेयर से इशू करें, क्योंकि अगर पैसा मर गया तो सामने वाले का मरेगा, हमें कुछ देना ही नहीं। अगर आप पैसा ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि प्रॉफिट अच्छा होगा और रिस्क के चांस बहुत कम है, तो आप डिवेंचर से इशू करें, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट देंगे, बाकी सारा पैसा आपका। तो ए लिमिटेड ने इशू करे हैं सर 10,000 डिवेंचर, 50 रुपए का एक है। शुरू हो जाएगी फटाफट से। फर्स्ट एंट्री बताइए क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। लिख रहे हैं सभी जिसने नहीं लिखा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है जी, 5 लाख। यस सर, 5 लाख। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 लाख। नरेशन में बी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन में बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सर नरेशन लिखनी पड़ेगी ना? हाँ, एग्जाम डेफिनेटली लिखनी है। नेक्स्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 5 लाख। नरेशन में बीइंग डिवेंचर्स इशूड या फिर बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड, बीइंग डिवेंचर्स इशूड या फिर बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड। आंसर की चेंज कर रहा हूं मैं यहां पर। ए लिमिटेड इश्यूज 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। ये 8% क्या है, ये इंटरेस्ट का रेट, मतलब हर साल ये कंपनी 4 रुपए इंटरेस्ट देगी। 4 रुपए ठीक बोल रहा हूं मैं? 4 रुपए ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा बताइए। 50 रुपीज का 8%, 4 रुपए तो हुआ। यस सर। मतलब पर डिवेंचर ये कंपनी 4 रुपए का इंटरेस्ट देगी। 10,000 डिवेंचर है मतलब 40,000 रुपए का इंटरेस्ट देगी हर साल ये कंपनी। तो कंपनी तो 40,000 बोलेगी, 40,000 इंटरेस्ट देना टोटल। इन्वेस्टर को पता है कि मैं एक डिवेंचर खरीद रहा हूं तो मुझे 4 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, डिवेंचर खरीद रहा हूं 2 तो 8 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, एंड सो इस तरीके से। ठीक है,
सर डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, करेक्ट, इन्वेस्टर के लिए इनकम। हम अकाउंटेंट जो है वो कंपनी के हैं, इन्वेस्टर के नहीं, तो हम इंटरेस्ट को एक्सपेंस ही बोलेंगे। क्लियर है बात? पूरे चैप्टर में हम डिबेंचर इंटरेस्ट को एक्सपेंस बोलेंगे। सर एक्सपेंस ये अभी हो गया नहीं, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 साल बाद होने वाला है। सिंपल सी बात है कि जो इंटरेस्ट जो जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट नहीं, ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट होते हैं, पीरियड के होते हैं। तो जब एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करूंगा ना। मैं लोन लेते ही इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक नहीं कर देता, जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तब इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस बुक करता है। समझ में आ रही है बात? तो 8% लिखने से हमारी इन एंट्रीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना। इसके बस ये आइडिया लगा कि इंटरेस्ट का रेट ये, क्वेश्चन में इंटरेस्ट की एंट्री मांगी होती तो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, वो अलग टॉपिक है, करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर हो रही है बात? तो इंटरेस्ट रेट लिखा हो या ना लिखा हो हमारे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है बात? इतनी आगे सुनिए। ये एंट्री करने के बाद बताइए बैलेंस शीट में क्या होने वाला है। डिबेंचर आएंगे 5 लाख के, यस और बैलेंस शीट में बैंक आएगा, ऐसा ही होगा। तो मुझे पता है मैं कंपनी अकाउंटेंट हूं, मुझे इन डिबेंचर्स पे हर साल 40,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है। और सपोज ये डिबेंचर 10 साल के लिए लिए हुए हैं, तो आफ्टर 10 इयर्स ये 5 लाख रुपए वापसी करना है। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है बात? सर ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड कैसे होता है? सर डिपेंड करता है उस टाइम इकोनॉमी में क्या रेट चल रहा है। मान लीजिए एफडी में रेट चल रहा है 6%, तो कंपनी वालों को पता है कि मैं 6 इंटरेस्ट दूंगा तो कोई मुझे देगा नहीं पैसे, वो बैंक में एफडी नहीं कर देगा, तो मुझे थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा एफडी से, 7 या 8% देना पड़ेगा। बैंक में चल रहा है एफडी का इंटरेस्ट रेट 8%, तो 9 या 10 रखना पड़ेगा कंपनी को। भाई देखो बैंक में पैसा करना ज्यादा सेफ है ना कंपनी के मुकाबले। कंपनी के डूबने की चांस ज्यादा है, बैंक के डूबने की चांस कम है। बैंक में गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है 5 लाख रुपए तक की, बैंक डूब जाए तब भी 5 लाख रुपए तक का पैसा गवर्नमेंट देगी, 100% सिक्योर है, 100%, 1% भी डाउटफुल नहीं, अप टू 5 लाख। कंपनी डूब गई कोई पैसा नहीं देने वाला, तो ज्यादा रिस्क है कंपनी में, इसलिए रिटर्न ज्यादा होती है। एफडी में अगर 8 तो कंपनी के डिबेंचर में 10, लगभग कितना फर्क रहता है। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनिए। सर मान लीजिए कंपनी को 3 साल के बाद फिर से लोन की जरूरत पड़ गई, डिबेंचर की जरूरत पड़ गई, लेकिन इस टाइम मार्केट में रेट चल रहा है मान लीजिए 9%, तो कंपनी फिर से डिबेंचर इशू करेगी 9% के, फिर एंट्री पास करेगी डिबेंचर इशू करने की। अब बैलेंस शीट में 9 + 5 ये 30 लाख हो जाएगा। सॉरी, डिबेंचर का अमाउंट में 4 लाख रुपए ले लेता हूं। 4 लाख के डिबेंचर ये न्यू वाले, 5 लाख के डिबेंचर ओल्ड वाले। ये वाले हमने इशू करे थे 8% पे, और ये वाले हमने इशू करे 9% पे। जब भी नए वाले डिबेंचर इशू होंगे तो नया मार्केट में रेट देखा जाएगा, उस टाइम का रेट चलेगा। ठीक बात है? अब ध्यान से सोचो कि अगर मैं एंट्री फिर से कर दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो टोटल 9 लाख के डिबेंचर आ जाएंगे ना। लेकिन 2 डिबेंचर ये अलग-अलग वैरायटी की नहीं है, दोनों का इंटरेस्ट का रेट अलग है, दोनों का रिडेम्पशन का पीरियड भी अलग है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मिक्स होना गलत है। ये डिबेंचर 2 अलग-अलग डिबेंचर अलग-अलग पीरियड में इशू हुए हैं, अलग-अलग रेट से इशू हुए हैं, रिडेम्पशन का टाइम सबका अलग है, तो ये मिक्स नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं डिबेंचर अकाउंट अगर लिखूंगा तो डेफिनेटली मिक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया? डिबेंचर के आगे प्रीफिक्स लगाया गया रेट, इंटरेस्ट का रेट। जब भी एंट्री करेंगे हम डिबेंचर के आगे प्रीफिक्स लगाएंगे इंटरेस्ट का रेट। जैसे मेरे एग्जांपल में पहले 9% 8% था, 8%, तो मैं डिबेंचर अकाउंट नहीं लिखने वाला, मैं 8% डिबेंचर अकाउंट लिखूंगा। उससे फायदा क्या होगा? 5 लाख के डिबेंचर थे 8% वाले, अब जब मैंने नए इशू करे डिबेंचर 4 लाख वाले 9%, तो मैंने अकाउंट अलग खोला ना 9% डिबेंचर का। सर लेजर में एक अल्फाबेट भी अगर आप चेंज कर दोगे तो सेपरेट अकाउंट खुल जाएगा। मैनुअल अकाउंटिंग तो है ही नहीं, अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, सेम नाम से आप लेजर खोल ही नहीं सकते। डेटर आपके 2 हैं, मान लीजिए एक का नाम राम कुमार, दूसरे का नाम भी राम कुमार, तो सेपरेट लेजर खोल ही नहीं पाओगे, आपको एटलीस्ट एक अल्फाबेट चेंज करना पड़ेगा। तो 8% डिबेंचर अकाउंट नाम से एक लेजर खुला हुआ है, अब मैं एक नया लेजर ओपन करूंगा 9% डिबेंचर अकाउंट के नाम से, तो बैलेंस शीट में इस तरीके से दिखाई देगा वो। अब कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ मिक्स नहीं हो रही, वो अलग लेजर बता रहा है, वो अलग लेजर बता रहा है, इस पे अलग इंटरेस्ट है, इस पे अलग इंटरेस्ट है। तो इससे सर हमने क्या चीज सीखी? जब भी एंट्रीज करेंगे तो डिबेंचर के आगे वो परसेंटेज जरूर मेंशन करेंगे। मेंशन कर दीजिए आप लोग। सर अगले साल भी सेम परसेंटेज रखेंगे तो अगले साल अगले साल भी 8% रखा। नहीं तो रेट तो हर साल ही वही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा।
मान लीजिए मैं डिवेंचर इशू करा आज 8% के रेट से 10 साल के लिए, तो 10 ईयर्स तक फिक्स हो गया वो, चाहे मार्केट में अप एंड डाउन कितना भी आ जाए। जैसे रिसेशन कोविड केस से पहले मैंने एफडी करी थी, कुछ उस टाइम इंटरेस्ट ज्यादा चल रहा था, मतलब 9% के आसपास मैंने एफडी कर दी थी। जैसे कोविड वगैरह आया तो उस टाइम मार्केट डाउन हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करती है कि लोन सस्ता करती है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लें और बिजनेस चलाएं। लेकिन अगर लोन सस्ता करेंगे, इंटरेस्ट कम रेट पर देंगे लोन, तो एफडी भी कम रेट पर इंटरेस्ट देंगे ना वो, उस टाइम एफडी के भी रेट डाउन हो गए, 9 की जगह 6, 5 इतने रह गए। लेकिन मेरी एफडी 9% पर हो गई थी, तो 9% नहीं मिलेगा मुझे आगे तक। एफडी जिस टाइम मैं लेता हूँ उस टाइम फिक्स हो जाता है रेट, उतने टाइम तक उतना ही रहता है। अब मैं जब नई एफडी लूंगा उस टाइम का रेट देखा जाएगा। फिर बताता हूँ, मान लीजिए डिवेंचर इशू करे मैंने 8% पे 5 लाख रुपए के 10 साल के लिए, तो 10 इयर्स तक मैं 8% का ही इंटरेस्ट दूंगा, चाहे मार्केट में 11 हो जाए रेट, चाहे मार्केट में 3 हो जाए रेट। 8 फिक्स हो गया 10 सालों के लिए। अब कुछ साल के बाद मैं नए डिवेंचर इशू करना चाह रहा हूँ, फ्रेश लोन लेना चाहता हूँ, मुझे उस टाइम का रेट देखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? सर इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगले जब दोबारा डिवेंचर इशू करें तो उसमें भी 8% रेट कम रेट आती तो मिक्स करने में कोई दिक्कत ही नहीं मिलता। सर नहीं तो फिर दोनों मिक्स हो जाएंगे ना, तो मिक्स करने में दिक्कत क्या है? इंटरेस्ट बराबर ही देना। सर लेकिन रेट ऑफ टाइम तो अलग है ना। रिडम्पशन टाइम तो सर्टिफिकेट में मेंशन होता है, और डिवेंचर्स के अलग रजिस्टर भी बनता है, उसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट का सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। क्लियर हो गई जी बात? सर हाँ जी, सर नहीं हर परसेंटेज की नहीं एंट्री बनेगी जो नहीं परसेंटेज। हाँ बिल्कुल सर। सर जो रेट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। जब इशू करा जाएगा उस टाइम डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद वो हर साल फिक्स रहेगा। अगर कुछ साल के बाद नए डिवेंचर इशू कर तो उसको नया रेट होगा। मतलब बैंक में जब भी मैं एफडी करूंगा तो उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मुझे वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मैंने एफडी कर दी 3 साल की, 3 साल तक इंटरेस्ट रेट रहेगा। नहीं तो अपने आंसर में चेंज कर लिया आपने लगा लिया डिवेंचर से पहले 8%। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखिए सर, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ ए लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹50, मतलब क्वेश्चन में ही इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा। इसमें सर क्या दिक्कत है? उसमें नहीं दे रखा तो हम भी नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, छोटा सा चेंज करेंगे, हम परसेंटेज लगाएंगे बस। एग्जामिनर को बता रहे हैं कि यहाँ पर डिवेंचर के इंटरेस्ट की परसेंटेज आती है, आपने नहीं दे रखी इसलिए हम वो डिजिट लिख नहीं पाए, लेकिन परसेंटेज लिख करके हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें पता है यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट आता है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट ना दे रखा हो तो आपको परसेंटेज का साइन लगा करके आना है डिवेंचर से पहले। क्लियर हो गई बात? पॉइंट का साइन तो लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट रेट दे रखा है तो लिख लो, नहीं दे रखा तो खाली छोड़ दो, साइन लगाना दो परसेंटेज का। क्लियर हो गई बात? सर एप्लीकेशन अकाउंट टेम्पररी अकाउंट है, ये तो कुछ दिन में ही क्लोज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रेट लगाना ऑप्शनल है, क्योंकि अकाउंट कुछ दिन में क्लोज हो जाएगा, मिक्स होने का चक्कर ही नहीं। ये अकाउंट लॉन्ग टर्म चलेगा, 8-10 साल चलेगा, इसमें लगाना कंपलसरी है, एडवाइजर वाला सब में लगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। पेज 150 क्वेश्चन नंबर 1, पेज 150 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखा होगा जी, कंपनी ने इशू करे हैं 1000 डिवेंचर 10% वाले, 100 रुपए का एक है, जो एंट्रीज पास करनी शुरू हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर एप्लीकेशन पे इंटरेस्ट रेट लगाना ऑप्शनल है ना? हाँ 1000 into 100, ये 1 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, अमाउंट सेम 1 लाख। सेकेंड वाली एंट्री में दो ऑप्शन आपके पास, बीइंग डिवेंचर्स इशूड या बीइंग डिवेंचर्स अलॉटेड, वेरिएशन में कोई भी लिखें।
फर्स्ट एंट्री की नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बढ़े जी आगे। सर इसमें फिर इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट 1 साल के बाद दिखाएंगे जब पे करेंगे। ऐसा नॉट सेम रहेगा, चाहे इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट की एंट्री 1 साल के बाद होगी, उसकी अलग एंट्री होगी। पढ़े जी आगे। तो कंपनियों को प्रोजेक्ट अगर लगाना है, सपोज मैं बैंक की बात करता हूँ कि कंपनी को प्रोजेक्ट लगाना है और उसके लिए बैंक से लोन ले लेंगे, 100 करोड़ रुपए का लोन लेंगे जी बैंक से, वो लोन पास हो जाता। तो 100 करोड़ रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना कोई ऐसी चीज नहीं है कि 100 करोड़ रुपए रखो फटाफट से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। पहले लैंड परचेज किया जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चालू होगी। बड़ी फैक्ट्रियां ऐसा बनने में टाइम लगता है अच्छा खासा, इजीली लेबर नहीं मिलती, इसकी आम लेबर मिलती है, वो बिल्ड घर के लिए मिलती है, बिल्डिंग के लिए मिलती है। फैक्ट्री टाइप की बिल्डिंग के लिए लेबर मुश्किल से मिलती है, स्पेशल लेबर होती है, वो इस चीज में काम की हैबिट है। जब बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद मशीनरी ली जाएगी, फर्नीचर लिया जाएगा, 2 से 3 साल का समय लगेगा सर बनने में फैक्ट्री। तो 100 करोड़ रुपए अभी लेकर के क्यों रखें, क्यों इंटरेस्ट भरे होगा। तो कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगी बैंक वालों से, 100 करोड़ रुपए का लोन पास करा लेगी, अभी 20 करोड़ रुपए लेंगे। सपोज काम स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग बनना स्टार्ट कर दिया, 80 करोड़ रुपए रहेगा। तो इंस्टॉलमेंट पैसा लेने से फायदा क्या होगा, जितना पैसा लिया इंटरेस्ट उसी पर देंगे बस। अगर 20 करोड़ रुपए लिए हैं तो इंटरेस्ट भी 20 करोड़ रुपए देंगे। उसके मान लो 6 महीने बाद 10 करोड़ रुपए और ले लिए, 30 करोड़ हो गया, 30 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है बात। यस सर। तो हम पैसा जरूर नहीं है लंप सम में ले लें, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट डिवेंचर्स में, पब्लिक से जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो जरूर नहीं हम इकट्ठे सारा पैसा ले लें वन टाइम, हम इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। शेयर्स वाले में ध्यान से इंस्टॉलमेंट होती थी। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन मनी, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट मनी, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल मनी, चौथी इंस्टॉलमेंट का नाम सेकंड कॉल मनी। इंस्टॉलमेंट कितनी भी हो सकती है, जो भी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी उस पर फाइनल वर्ड लगा है। सेम काम डिवेंचर्स में करने वाले हैं। सर मान लीजिए अभी कंपनी 20 करोड़ रुपए, सुनना ध्यान से, 100 करोड़ रुपए के डिवेंचर है और कंपनी मान लीजिए अभी सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही ले रही, तो कंपनी ऐसा क्यों ना करे कि डिवेंचर 20 करोड़ रुपए के ही इशू करे अभी, और जब जरूरत हो फिर इशू करे 10 करोड़ रुपए के। और ऐसा क्यों नहीं कर रहे कंपनी? क्योंकि सर पूरा अमाउंट ही दिखाना पड़ेगा ना जितनी हमने एप्लीकेशन में। नहीं मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल अमाउंट ही 20 करोड़ रुपए रखो, इसमें क्या दिक्कत है, सोचिए। हाँ जी, और कोई आंसर? सुनो ध्यान से, जरूरत ही पैसों की हिसाब है। सुनो, मेरा क्वेश्चन था कि मान लीजिए एक ऑप्शन ये है कि 100 करोड़ रुपए कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है और अभी 20 करोड़ मंगा रही है, बाकी 80 करोड़ बाद में मंगाएगी, फिर 10 मंगाया, कभी 30 मंगाया, इससे 100 करोड़ तो पूरे कर दी। इसकी बजाय अगर कंपनी ऐसा करे कि अभी 20 करोड़ रुपए के ही डिवेंचर इशू करे, टोटल डिवेंचर 20 करोड़ रुपए के हैं, उसके जब 1 साल बाद और पैसे चाहिए हो फिर 10 करोड़ रुपए के और डिवेंचर इशू कर दिए, ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम? ऐसा करने में ये प्रॉब्लम है कि जब इंस्टॉलमेंट में इशू करेंगे और डिवेंचर सब्सक्राइब नहीं हुए तो हमारी आधी फैक्ट्री रह जाएगी। समझ आ रही है बात? यस सर। फिर बैंक से मैं 100 करोड़ रुपए का लोन पास करवाऊंगा पहले, तब लूंगा 20 करोड़ रुपए। अगर बैंक ने कहा जी 100 करोड़ लोन पास नहीं होगा आपका, 20 करोड़ रुपए चाहिए तो भी ले लो, क्या करेंगे 20 करोड़ का? आधी फैक्ट्री क्या करेंगे? तो डिवेंचर हम अभी कर रहे हैं इशू 100 करोड़ रुपए के, उससे क्या होता है, उससे भाई डिवेंचर इन्वेस्टर होल्डर की जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लायबिलिटी बन गई, उनको देने पड़ेंगे इतने पैसे। कंपनी वाले सिक्योर हो गए, इतना पैसा मिल जाएगा। अगर कंपनी टुकड़ों में इस डिवेंचर इशू करे और आधी फैक्ट्री बनने के बाद फिर डिवेंचर इशू करे, सब्सक्राइब ही नहीं हुए तो आधी फैक्ट्री बनी रह जाएगी ना। अभी क्या है कि 100 करोड़ रुपए डिवेंचर इशू कर दिए, 20 करोड़ रुपए भी मंगाए, तो बाकी 80 करोड़ देने पड़ेंगे डिवेंचर वाला, तो उसकी शॉर्टेज आती है, पैसा मिलेगा, फैक्ट्री बीच में है। इस पर्पस से टुकड़ों में मंगाया जाता है पैसा, इंस्टेड ऑफ कि टुकड़ों में डिवेंचर इशू करे। डिवेंचर एक बार इशू करे, पैसे टुकड़ों में मंगाए, क्लियर होगी बात? यानी सर ऐसे में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है कि अगले इंस्टॉलमेंट्स में इशू करेंगे। हाँ, तो डिवेंचर शेयर ना सब्सक्राइब, क्लियर होगी जी बात? Yes. अच्छे, जितनी इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी एंट्री? जो लास्ट क्वेश्चन करा उसमें एक ही इंस्टॉलमेंट थी, एप्लीकेशन पे सारा पैसा मंगा लिया तो 2 एंट्री हुई। Yes. अगर क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री होगी, 10 इंस्टॉलमेंट है तो 20 एंट्री होगी, एंड सो ऑन। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 2
भाई कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 डिवेंचर, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, और मुझे बताओ क्वेश्चन में पढ़ के कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट हैं। एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 15 रुपए, और बैलेंस बचा सेकंड कॉल। कितना बैलेंस बचा? कितना बैलेंस बचा? 35। बड़ा मुश्किल है 100 में से माइनस करना। कितना टाइम लग रहा? 100 रुपए टोटल मंगाने हैं, एप्लीकेशन पे 20 रुपए मंगा लिए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए मंगा लिए, फर्स्ट कॉल पे 15 रुपए मंगा लिए, और बाकी बचे 35 रुपए सेकंड कॉल पर। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4। कितनी एंट्री होंगी? 8 एंट्री होंगी। फिर हो जाएगी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 डिवेंचर हैं, 20 रुपीस की फेस वैल्यू। जल एंट्री का फॉर्मेट पूरा बनाना है, एग्जाम में ध्यान रखना है इस चीज का। भले एक एंट्री करनी होगी, 10 एंट्री करनी होगी, फॉर्मेट प्रॉपर बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ये जो ब्रैकेट वाली कैलकुलेशन है बैंक के बराबर में लिख सकते हैं। जो फाइनल अमाउंट आएगा वो डेबिट और क्रेडिट कॉलम के नीचे। दस 10,000 डिवेंचर है, एप्लीकेशन मनी 20 है, तो 20 रुपए से ही एंट्री पास होगी। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की है, सेकेंड एंट्री डिवेंचर इशू करने की है। अब हम तीसरी एंट्री पर आ रहे हैं। सर एंट्री किस चीज की बताइए? अलॉटमेंट मनी मंगाने की कि मिलने की? मंगाने की। %8 डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30। फोर्थ एंट्री किस चीज की है बताइए? अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। Being allotment money due, the third entry की नरेशन। Being allotment money due, ये थर्ड एंट्री की नरेशन। Being allotment money received, ये फोर्थ एंट्री की नरेशन। Being allotment money received, ये फोर्थ एंट्री की नरेशन। फिफ्थ एंट्री किस चीज की बताइए? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री। 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 10,000 डिवेंचर, 15 रुपीज मंगाने। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 1,50,000, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री, पैसा मंगाने की एंट्री। सिक्स्थ एंट्री किस चीज की है? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कोशिश करें आप खुद से एंट्री करें, बोर्ड से सिर्फ कंफर्म करें, मैच करें, बोर्ड से नोट ना करें। बेसिक एंट्रीज है।
फोर्थ इंस्टॉलमेंट, इसका नाम है सेकंड एंड फाइनल कॉल। नोट कर लिया इसका एंट्री नंबर 7। फर्स्ट की जगह मैं लिखना सेकंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट की जगह लिख रहा हूं सेकंड एंड फाइनल कॉल, 35 रुपीज। being second call money due, और लास्ट में being second call money received। नरेशन में आप शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ सेकंड कॉल लिखा, सेकंड एंड फाइनल नहीं लिखा, या फिर सिर्फ फाइनल लिखा, सेकंड नहीं लिखा। सर डन। क्वेश्चन 1 और 2 में सर डिफरेंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा मंगा लिया। इन जनरल जब हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे होते, परचेज कर रहे होते, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद रही है, तो उस केस में उसको लमसम में पैसा चाहिए होता है, इंस्टॉलमेंट में नहीं चाहिए। ऐसे केस में कंपनी लमसम में पैसा मंगा लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, जब कंपनी परचेज नहीं कर रही थी किसी और कंपनी को, खुद का बिजनेस एक्सपेंड कर रही होती है, फैक्ट्री लगा रही होती है, उस केस में कंपनी इंस्टॉलमेंट मंगाती है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ। पढ़े आगे। सर रेप्यूटेड कंपनी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं लोग ज्यादा सब्सक्राइब करने वाले हैं, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। कंपनी ही डिबेंचर 100 रुपए के डिबेंचर 105, 110, 120 में इशू कर सकती है। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में डिबेंचर पे खास प्रीमियम नहीं होता। रीजन क्या होता है, देखो शेयर में ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कि कंपनी बढ़ेगी। अभी नायका का शेयर लॉन्च हुआ, इकलौती ऐसी कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का शेयर्स इशू है। नायका इकलौती ऐसी कंपनी है इंडिया की जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। उसके अलावा कोई कंपनी नहीं है ऐसी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। तो मोनोपोली टाइप की हो गई बात। तो उसमें सुनने में आया कि 10 गुना हो सकता है शेयर का प्राइस। तो ऐसे केस में शेयर में कई ज्यादा चांस होते हैं बढ़ने के, घटने के। डिबेंचर में क्या होता है कि हर पर्सन को पता कि 10% का जो इंटरेस्ट रेट है 10 या 8 हर साल फिक्स मिलेगा, चाहे कंपनी को कितना ही प्रॉफिट हो जाए, और रिटर्न भी उतना ही पैसा होगा चाहे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो जाए। इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं होती, इसलिए रेट बढ़ते नहीं। डिबेंचर के रेट जनरली फेस वैल्यू के बराबर है। क्या बाई चांस कंपनी के डिबेंचर ज्यादा बिक रहे हैं और प्रीमियम पे बिक रहे हैं, जैसे शेयर बिकता है प्रीमियम पर, वैसे ही डिबेंचर बिकता है प्रीमियम। 100 का डिबेंचर 105 में इशू हो रहा है और मान लीजिए 8% का इंटरेस्ट का रेट है और 10 साल का टाइम। तो कंपनी ऐसे में क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिए। कंपनी बोल रही है कि 100 रुपए का डिबेंचर है, आप लोग मुझे 105 रुपए दो, मैं ऐसा मानूंगा कि आपने 100 ही दिए। इंटरेस्ट भी 100 का 8% 8 रुपए मिलेगा और रिफंड के टाइम भी सिर्फ 100 रुपए दूंगा, 5 रुपए रिफंड। दिस इज प्रीमियम एट इशू। एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं और रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे सामने वाले पब्लिक को। देखो शेयर्स में ऐसा होता है तो लोगों को नहीं चुभता, क्योंकि 100 की जगह अगर लोगों ने 105 दिए हैं तो 100,000 भी बन जाएगा आगे जाकर, तो लोगों का पैसा बढ़ ही जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन डिबेंचर में क्योंकि 100 का 100 ही रहता है, इसलिए लोग सब्सक्राइब नहीं करते जनरली प्रीमियम वाला डिबेंचर। खैर हमने क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसका मतलब प्रीमियम का इशू हो रहा है, एंट्री से मतलब है। तो 100 का डिबेंचर 105 में अगर इशू हो रहा है तो 5 रुपए जो है वो प्रीमियम है। शेयर वाले प्रीमियम को पहले शेयर प्रीमियम और डिबेंचर वाले को डिबेंचर प्रीमियम कहा जाता था, दोनों सेपरेट ट्रीट किए जाते थे। लेकिन कंपनी 2013 के बाद से कंबाइन कर दिया गया, आसान कर दिया गया हमारे लिए। SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये नाम दे दिया गया कंबाइंड। इसमें शेयर वाला प्रीमियम भी आ गया, इसमें डिबेंचर वाला प्रीमियम भी आ गया। देखो शेयर और डिबेंचर इन दो वर्ड का एक सब्स्टिट्यूट निकाला है, सिक्योरिटी। शेयर को सिक्योरिटी बोलते हैं, डिबेंचर को सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी क्यों बोलते हैं? देखिए मान लीजिए मैं बैंक में लोन मांगने के लिए जाता हूँ, वो कहेगा बदले में सिक्योरिटी पे क्या दे रहे हो? मान लीजिए मैं गोल्ड रखवा देता हूँ तो मैंने वो सिक्योरिटी पर दे दिया। इसी तरीके से जब हम इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देते हैं तो उनसे कहते हैं आप सिक्योरिटी में क्या दे रहे हो, तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट या शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो सिक्योरिटी है हमारे पास कि कंपनी ने पैसा लिया है, इस बात का हमारे पास प्रूफ है। इसलिए डिबेंचर और शेयर को सिक्योरिटी कहते हैं कंबाइंड। तो डिबेंचर वाला प्रीमियम हो चाहे शेयर वाला प्रीमियम हो, एक ही नाम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी ने इशू करे हैं 3000 डिबेंचर, इंटरेस्ट का रेट 12% है,
फेस वैल्यू 50 रुपए है, प्रीमियम 10% है। मुझे कौन बताएगा इश्यू प्राइस कितना है? सर 55 55 55 को 50 का 10% 5 रुपए STR हुआ, 55 हो गया। करीब 30 to 40% बच्चे एग्जाम में गलती क्या करके आते हैं, इसमें इश्यू प्राइस 60 लिख करके आते हैं, क्योंकि 10% को 10 रुपीज पढ़ने की हैबिट हो जाती है। इस नोट्स में भी 100 रुपए की फेस वैल्यू है, मैक्सिमम क्वेश्चन है एग्जाम में इन जनरल फेस वैल्यू 100 रुपए ही आती है। इस नोट्स में भी अगर मान लो 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 20 से ज्यादा क्वेश्चन 100 रुपए फेस वैल्यू की है, तो 100 रुपए 10% 10 रुपए ही आएगा। तो हमें हैबिट हो जाती है 10% को 10 रुपीज पढ़ने की। इस हैबिट का ध्यान रखना है, जब भी फेस वैल्यू 100 रुपए से अलग दिख जाए तो ओवर में अलर्ट हो जाएगी। 50 रुपीज का 10% 5 रुपए SPR हुआ, इश्यू प्राइस हुआ 55 रुपए। चलिए पेबल एज फॉलोज, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 15 रुपए अलॉटमेंट पे, तो बचा कॉल पे कितना? 30 के 35 टोटल 55 मंगाने हैं ना, तो 55 में से 20 मंगा लिए दो इंस्टॉलमेंट में, 35 की तरह। Yes. कितनी इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में? 3। कितनी एंट्री होंगी? शुरू हो जाएगी। सर SBI का मैसेज में अलॉटमेंट में होगा, बताया डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 मल्टीप्लाई बाय 5। सर 50 5 चेक करो। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% एप्लीकेशन अकाउंट 3000 डिवेंचर है, 5 रुपए मंगाए हैं। सेकंड एंट्री एप्लीकेशन पैसे ट्रांसफर करते डिवेंचर अकाउंट से अमाउंट 15000। ₹15 मंगाए जाएंगे इंस्टॉलमेंट में। और लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट मंगाए हैं 35। नोट करें, फिर चर्चा करते हैं इसको। टोटल 55 मंगाने थे सर, 5 एप्लीकेशन पे आ गए, 15 अलॉटमेंट पर आ गए, टोटल 20 आ गए, बचा 35। ये कॉल पर आ गया। कॉल का पूरा नाम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहली कॉल या आखिरी कॉल है, इसलिए हमने इसका नाम लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नोट कीजिए, भी चर्चा करेंगे और उसका। संडे को टेस्ट होगा, डिजोल्व चैप्टर का ध्यान रखें, 4 जनवरी रिवाइज करते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं, एंट्रीज वाले क्वेश्चन भी हैं, टेस्ट में लेजर वाले क्वेश्चन भी हैं। तो कितने मार्क्स का होगा? 15 या 20 नंबर के आसपास का है। स्कूल बंद हो गए हैं जी आप लोगों के, पूरा टाइम सफिशिएंट टाइम है आपके पास तैयारी करने का। सब से जैसे तो कोर्ट में कंडक्ट कराएगा चाहिए मोस्ट प्रोबेबली नोट कर लिया जी सबने? ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट में डाल दिए 15,000। यहाँ पर डाले हमने डिवेंचर अकाउंट के अंदर 45,000, टोटल 60,000। यहाँ डाले हैं डिवेंचर अकाउंट के अंदर 1,05,000,
मतलब टोटल 1,61,000 रुपीज मैं डाल चुका हूँ डिवेंचर का, मैं अपनी लायबिलिटी मान चुका हूँ। जबकि क्वेश्चन में देखिए 3,000 डिवेंचर है, 50 रुपए का एक, और 5 रुपए SPR। यहां से देखिए 3,000 डिवेंचर है कंपनी के अंदर जो इशू किए जा रहे हैं, 50 रुपए फेस वैल्यू और 5 रुपए SPR। जब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो लोगों को क्लियरली बात बोल रही है कि 50 रुपए जो आप दोगे वो हम आपको वापसी करेंगे, हमारे लिए लायबिलिटी है, लेकिन जो 5 रुपए आपसे एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं वो वापसी नहीं करने वाले हम, वो हमारे लिए रिजर्व है, प्रॉफिट है। ठीक, अब ये टोटल पैसा टोटल 165 हो गया, टोटल 165, ये पूरी लायबिलिटी तो नहीं है हमारी लायबिलिटी सिर्फ 1.5 लाख रुपए है इसमें से, जो 15 रुपए लायबिलिटी नहीं, इसलिए हम लायबिलिटी को टू SPR 3,000 इंटू 5, देखो उससे क्या हुआ, मैंने यहाँ पर 30,000 मानी लायबिलिटी, 15,000 नहीं मानी, मतलब इस लायबिलिटी को मैंने स्प्लिट कर दिया, इस 15 रुपए को स्प्लिट कर दिया, 10 रुपए अलग 5 रुपए अलग, ये 45 की जगह 30,000 का बन गया, टोटल बैठेगा 1,50,000, 1.5 लाख जो लायबिलिटी बैठेगी। तो हम क्या करते हैं सर, जो अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट होती है इन जनरल, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है या कम पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा मतलब SPR, कम पैसा मतलब डिस्काउंट, जितनी भी एडजस्टमेंट की जाती है वो डिवेंचर अलॉट करने के टाइम पे की जाती है, ताकि सामने वाले को अगर नहीं देना तो अभी क्विट कर सकता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे की जो भी एडजस्टमेंट करेंगे हम वो थर्ड एंट्री के अंदर करेंगे, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर करेंगे, वही हम टोटल पैसे को ब्रेक कर देते हैं, लायबिलिटी वाला पोर्शन अलग और प्रीमियम वाला प्रॉफिट वाला पोर्शन अलग। तो आपको थर्ड एंट्री में चेंज करना है, इस 15 को 10 बना देना है और SPR नाम से एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट रहेगा हमारा, 1 रुपया भी वापसी नहीं करना। सर हमें ये क्यों एज्यूम कर लेते हैं कि SPR में ही हम, मतलब SPR हम अलॉटमेंट में ही मांग लेते हैं? बताता हूं ना आपको कि जब ये थर्ड एंट्री किस चीज की होती है कि हम लोगों को ईमेल करके बोल देते हैं भी आपको डिवेंचर अलॉट किए जा रहे हैं, अब आप बैलेंस पैसा आपको देना है और एक्स्ट्रा पैसा ये वाला भी देना है। उस टाइम अगर सामने वाले को लगे कि एक्स्ट्रा पैसा है, मैं नहीं देना चाहता, तो वो वेट कर सकता है, और देना चाहे तो कर सकता है। इस टाइम फाइनल अलॉटमेंट उसी टाइम डिस्कस किए, मतलब मांगी जाती है एक्स्ट्रा मनी वाली चीज, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी अगर कुछ लेते हैं ना तो बाद में लेने में दिक्कत आती है, स्टार्टिंग में ले लो तो बढ़िया। सर वो फर्स्ट कॉल पे मांग सकते हैं? वो 4 इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं, मान लो 5 रुपए इसका SPR है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 1 रुपया अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, ऐसे भी कर सकते हैं, कंपनी की मर्जी है। प्रिजम्पशन आती है प्रैक्टिकलाइज से, प्रैक्टिकलाइज अलॉटमेंट मांगा जाता है, इसलिए प्रिजम्पशन अलॉटमेंट। क्लियर हो गई ये बात? तो क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें कंपनी की रेपुटेशन बढ़िया है कि प्रीमियम पे डिवेंचर बिक रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कंपनी की रेपुटेशन खराब है और डिवेंचर डिस्काउंट पे देना पड़ रहा है। देखिए इस वाले केस में क्या है कि कंपनी कह रही है कि 100 रुपए का डिवेंचर है, आप हमें सिर्फ 90 रुपीज दीजिए, हम ऐसा मानेंगे कि आपने 100 दिए, इंटरेस्ट भी आपको 100 का 8% 8 रुपए मिलेगा, वापसी भी आपको पूरे 100 रुपए करेंगे। तो आप लोगों का 10 रुपीज का क्लियरली प्रॉफिट है, हम लोग का कंपनी वालों का 10 रुपीज का क्लियरली लॉस है। तो अगर कंपनी की रेपुटेशन थोड़ी सी डाउन है तो कंपनी ऐसा करती है, डिस्काउंट पर डिवेंचर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए सर इसमें पहले अकाउंट केस 4 टैक्स दिए, इसमें 10 नहीं आएगा, 3,000 नहीं, अलॉटमेंट अकाउंट में कितना लिखा है? वही अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, क्लोज से कितना पैसा मंगाएंगे? 50 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में देख लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाइए। कंपनी ने इशू करे हैं 2000 डिवेंचर, फेस वैल्यू कितनी है बताइए? फेस वैल्यू कितनी है? अरे बोलो 1000, 1000 रुपए फेस वैल्यू है। डिस्काउंट का रेट क्या बताइए मुझे? इशू प्राइस कितना हुआ इस क्वेश्चन में? 900। 1000 का डिवेंचर है, 10% मतलब कि 100 रुपए का डिस्काउंट है, मतलब इशू कर रहे हैं 900 रुपए का। एप्लीकेशन पे 100, अलॉटमेंट पे 300, बाकी बचा कॉल पे। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट। कितनी एंट्री होंगी? 6 एंट्री होंगी। 6 एंट्री शुरू हो जाएगी। मतलब डिवेंचर से पहले क्या लिखोगे? सिर्फ परसेंटेज मेंशन किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन कितने डिवेंचर के इंटरेस्ट की? 2000 डिवेंचर हैं, 100 रुपए। 2000 डिवेंचर हैं, 100 रुपए।
सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री हो गई परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 30 की इंस्टॉलमेंट की एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। एग्जाम में अमाउंट ना भी आए तो एंट्री जरूर करके आए। नोट करें 6 की 6 एंट्रीज। ₹100 एप्लीकेशन पे 300 अलॉटमेंट पे, तो बताओ बैलेंस कॉल पे कितना? 500। टोटल 900 मंगाना है। 900 में से 400 मंगा चुके हैं, 500 तो बचा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 300 रुपए की है और आखिरी इंस्टॉलमेंट 500 रुपए की है। सेकेंड एंट्री में डिबेंचर की लायबिलिटी कितनी लिखी देखिए, 2000 into 100, 2 लाख। अलॉटमेंट पे हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड करी है डिबेंचर अकाउंट में 300 रुपए, 6 लाख, मतलब टोटल लायबिलिटी 6 लाख। हमने कॉल वाली इंस्टॉलमेंट पे लायबिलिटी बुक करी है 500, मतलब कि 10 है। मतलब टोटल लायबिलिटी हमने कितनी बुक करी है? 18 लाख। 18 लाख। 2000 डिवेंचर है सर, देखो टोटल लायबिलिटी 20 लाख रुपए है। इसमें से हम 18 मंगा रहे हैं और 2 नहीं मंगा रहे हैं, लेकिन वापसी कितना करना है? पूरा 20 लाख वापसी करना है। जो 2 लाख का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन पैसा तो उसको देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी हमें 18 लाख नहीं 20 लाख के ऊपर नीचे, तो वापसी 20 लाख करना। तो डिवेंचर में चेंज आएगा, यहाँ पे हम लायबिलिटी 300 की नहीं पूरे 400 रुपए की रिकॉर्ड करेंगे और 100 के कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट डेबिट साइड में जाने वाला है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, छोटा सा नाम है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए। इफेक्ट देख लीजिए आप, एक 100 रुपए मैंने डेबिट में डाले और तुरंत 100 रुपए मैंने क्रेडिट में डाले। क्रेडिट में क्यों डाले हैं? क्योंकि लायबिलिटी मुझे 18 लाख की नहीं पूरे 20 लाख की रिकॉर्ड करनी है, और जो मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, सेपरेट अकाउंट पूरा डिस्काउंट कराऊंगा। जो भी सर हम एसपीआर हो डिस्काउंट हो जो भी काम करते हैं हम, वो सेकंड वाली थोड़ी थर्ड वाली एंट्री नहीं करते हैं, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट में करते हैं। सर एक बार ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं कंपनी वाले, तो हमारे एक्सपेंस है, डिस्काउंट डेबिट होगा। डिबेंचर अकाउंट के अंदर हमेशा पूरी फेस वैल्यू जाती है। सर पिछला क्वेश्चन चेक कर लीजिए, एसपीआर वाला 50 रुपए वैसे 50 रुपए ही गए, 65 रुपए नहीं 55 रुपए नहीं गए। इस क्वेश्चन के अंदर 1000 का डिबेंचर 900 इशू प्राइस है, लेकिन डिबेंचर में 1000 रुपए की जा रहा है। सर इसको भी फिर अलॉटमेंट में हमने क्यों करा? सेम रीजन, जितनी भी सेटलमेंट होती है इन्वेस्टर से, चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, वो सारी सेटलमेंट जब डिबेंचर अलॉट किए जाते हैं उस टाइम की जाती है। थर्ड एंट्री सर एक डाउट है हाँ जी। सर, ये एसपीआर डेबिट क्यों नहीं कर रहा? एसपीआर रिजर्व होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट डेबिट कब होगा? सर एसपीआर ने कवर कर लिया, पहले का बचा हुआ नहीं तो कवर करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम मिक्स नहीं कर सकते। ध्यान सुनो, एक बिल्डिंग मैंने बेची प्रॉफिट में, एक बिल्डिंग मैंने बेची लॉस में, तो मैं सिंगल एंट्री पास कर दूं? नहीं ना। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है? हर चीज को रिकॉर्ड करो। यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, इसको अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एसपीआर है उसको अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। राइट ऑफ करने वाला कॉन्सेप्ट भी है इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन सर ये जो है एसपीआर से राइट ऑफ करना डिस्काउंट राइट ऑफ करने की अभी बात नहीं करेंगे, जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब बात करेंगे, वो सेपरेट कॉन्सेप्ट है। इतना कराएंगे रिवाइज करके